जय हिंद सभी को। अभी हम सामान्य विज्ञान बीपीएससी एडीओ बीपीएससी के बैच के लिए और जनरल कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीआरई 4 का भी है, उसमें भी आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स में सामान्य विज्ञान में देखते हैं भौतिक विज्ञान, जो कि भौतिक राशियाँ है। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो सब पूछेगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दे सकते हैं भौतिक राशियाँ क्या है, ये सब पूछने वाला है नहीं। इसमें से सीधा याद रखिएगा, आप लोग को पूछेगा जैसे कि यहाँ पे अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सा है, रेलवे, एसएससी और टीआरई 4 में भी पूछ सकता है। लेकिन ऐसे बीपीएससी में जनरली नहीं पूछता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है पूछ देता है कभी कभी, और ये लगभग पूछता है एक आध क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन भी मायने रखता है, याद रखिएगा। अदिश राशि कौन सा है याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ परिमाण होगा तो समझ जाना है कि वो अदिश राशि है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कुछ न कुछ मान होगा, 5, 10, 15, 20 कुछ भी होगा, डाटा होगा उसका। और सदिश राशि समझिएगा जिसमें परिमाण के साथ साथ उसका मतलब जो है दिशा भी होगा। तो याद रखिएगा, दिशा कहने का मतलब जैसे हम यहाँ देखिए अब ये डायरेक्शन है, इस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जो भी होगा। आप लोग जानते होंगे इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये जा रहा है, कुछ स्पीड के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ। तो समझ जाइएगा कि इसमें मान के साथ साथ आपको दिशा भी है, तो समझ जाना है सदिश राशि है। और ट्रिक भी एक देख लीजिए, जनरली सदिश राशि का रहे तो समझ जाना है कि वो रहेगा, तो समझ जाना है सदिश राशि है। वो किसी भी वर्ड में, जैसे आप देखिए यहाँ पे सदिश राशि है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, ये सब क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। जिसमें वो नहीं रहेगा जनरली, अब एक्सेप्शन में एगो है विद्युत धारा अदिश राशि है, इसमें वो आ जा रहा है। आप देखिए ताप, दाब, चाल, आयतन, द्रव्यमान, दूरी, कार्य, समय, ये सब क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए विस्थापन है, तो विस्थापन जो है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी नहीं पूछता है इसे जनरली। अब वेग किसे कहते हैं, यानी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण किसे कहते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में याद रखिएगा। वेग धनात्मक भी होता है और समय के साथ घट भी सकता है, तो घटेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है। एक ये भी रिटार्डेशन याद रखिएगा, और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं संवेग। इसके बाद है संवेग, ठीक है। तो संवेग यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, किग्रा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए संवेग है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, p, यानी इसको मोमेंटम कहते हैं, इक्वल टू m इंटू वी होता है, ठीक है। यानी मास इंटू वेलोसिटी, इसीलिए द्रव्यमान इंटू वेग, उसी को क्या कहते हैं, p बराबर m v, ठीक है। ये हमारा संवेग हो गया। तो मास का होता है जो भी होगा किग्रा में होगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये से बन गया। तो ये हो गया आपका संवेग, ठीक है। तो ये अदिश राशि नहीं है, ये संवेग कौन सा होगा, सदिश राशि होगा, क्योंकि इसमें दिशा भी होगा और कुछ न कुछ परिमाण भी होगा। तो अब देखिए एसआई पद्धति देखते हैं। 1967 में एसआई पद्धति का स्वीकार किया था, जिसका एसआई इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब यहाँ देखिए इसमें आपको राशियाँ हैं और उसके मात्रक है, तो कभी कभी एक क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है, ठीक है। और जनरली लगभग पूछते रहता है, तो आपको ध्यान देना है, एकदम याद रखना होगा। जैसे कि देखिए द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, कार्य ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप ऊष्मागतिकी, ताप का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कोण का रेडियन, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर और आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड, आवृत्ति हर्ट्ज, संवेग का होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड और पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर,
इसके बाद आवेश, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत धारा ओम, विद्युत धारिता फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमन, प्रदीप्त घनत्व है जिसका लक्ष्य होता है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मीटर में होता है, एंगस्ट्रम में, प्रकाशीय दूरी यानी जो होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक याद रखिएगा, ये भी पॉइंट याद रखना होगा आपको। कैसे याद रखिएगा, जैसे कि देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष में होता है, एक प्रकाश वर्ष में, और एक पारसेक होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ये मात्रा किसका है, प्रकाश वर्ष दूरी का है, पारसेक किसका है तो दूरी का है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, ये भी पूछता है और जनरली आप देखेंगे हम नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप क्या देखते हैं, पहला है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति इसमें अब इसका डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, अब इसमें याद रखिएगा एक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय समझ जाना है जो अंदर की ओर रहे, घुमावदार सड़क की तरफ उठे मतलब मुड़ जाए अंदर की तरफ। अभी का मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाएगा तो समझ जाना है कि अभिकेंद्रीय होगा। बाहर की तरफ जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, समझ जाना है अपकेंद्रीय। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। अब देखिएगा रेलवे ट्रैक, घुमावदार सड़क, एक तरफ झुकी हुई उठी होती है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अपकेंद्रीय मतलब जैसे कि हम कपड़ा सुखा रहे हैं, तो कहाँ साफ़ किए, मशीन में साफ़ हुआ लेकिन सूख के बाहर आया। दूध मशीन में डाले, दूध से क्या बन गया, मक्खन, नया चीज़ बन गया, बाहर निकल गया। मशीन ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पे काम करता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कपड़ा सुखाना, ये दूध का मक्खन निकालना, ये सब जो भी होगा अपकेंद्रीय सिद्धांत होगा। ठीक है, इसके बाद बल है, तो बल में क्या याद रखेंगे, यानी बल जो है सो वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है। मान लीजिए कोई चीज़ है, हम किसी को धक्का देते हैं, तो जैसे पहले कोई वस्तु ऐसे रखा हुआ है, धक्का देने के बाद उसका जो है सो चेंज होगा ना दिशा, यानी एक समान गति का अवस्था बदलेगा, तो वही क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। बल एक सदिश राशि होता है, यानी किसी न किसी वस्तु का भार होता है। मान लीजिए 10 केजी है, 50 केजी है, 50 केजी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं, तो वो दिशा तो जाएगा ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर भी, तो दोनों चीज़ होता है। तो बल का ऐसा मात्रक याद रखिएगा क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक में निकालेंगे तो 1 न्यूटन का मान 10 के पावर 5 है, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है। अब बल का जो नियम है, न्यूटन के गति का 3 गो नियम। ठीक है, पहला नियम, प्रथम नियम देखते हैं, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों देखें। तो प्रथम नियम में क्या कहता है कि प्रथम नियम में यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना कर पाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी जहाँ रखा हुआ है वहीं रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो चाल से चल रहा है उसी चाल से चलेगा, एक समान चाल से, तो वो जड़त्व का नियम। तो सीधा पॉइंट याद रखना है कि विराम अवस्था में जो भी है वो विराम अवस्था में ही रहेगा, तो वो जड़त्व का पहला नियम है, यानी न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, दूसरा नियम में याद रखिएगा बल यानी फोर्स F= होता है ma, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, यानी किसी वस्तु का कार्य करने वाला बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी इसका क्या होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास इंटू एक्सीलरेशन के गुणनफल का। ठीक है, यह नियम याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होगा। क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर, यानी +=-, समझ गए इसका होल सेट। अब कैसे, जितना वो धक्का देगा वो उधर से उतना पुश होगा, तो वो चीज़ दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है,
अब इसमें कैसे याद रखते हैं जैसे P यानी सब वेग इधर है तो इसका माइनस में जाएगा, ठीक है। तो M भी ये हो जाएगा माइनस M भी, मतलब अपोजिट, ठीक है। अब देखिए गति के नियम को अनुप्रयोग किया गया है। जो प्रथम नियम है यानी रुकी हुई गाड़ी अचानक चल जाने पर बैठे यात्री पीछे की ओर चल जाता है। आप देखे होंगे जब बस में है, आप कोई रुका हुआ गाड़ी है, अचानक बस स्टार्ट हुई चल गए, पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। और चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है, जैसे चल रही है अचानक रुक गई तो आप कहाँ मतलब आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो ये क्या नियम है, ये है गति का प्रथम नियम, ठीक है। अब जैसे प्रथम नियम पर है, अब बंदूक से गोली शीशे में छेद हो जाता है। जैसे देखिएगा बंदूक चलाया, सीधा शीशा में छेद, इस पार से उस पार चला जाता है। ये क्या है, प्रथम नियम है। जब पत्थर मारने पर शीशा टूटकर बिखर जाता है। हथौड़े को हत्थे में कसने पर हत्थे जमीन पर मारता है, ठीक है। ये सब क्या है, गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम है, ये सब देख लीजिएगा, खाली ये याद रखना है, बस हो गया। द्वितीय नियम, कांच के बर्तन को पैक करने में पहले भूसे अथवा कागज़ में लपेटा जाता है। कांच को देखिएगा कागज़ में लपेट करके दुकानदार जो है सो देगा, भाई फूटेगा नहीं, लपेटा जाता है। क्रिकेट के खिलाड़ी, हाँ, जैसे कि गेंद देखिएगा जैसे मारता है तो एकदम उसको कैच करता है। क्रिकेट के खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, या तो देखिएगा ऐसे करके कैच लेता है, ठीक है, पीछे की ओर खींचता है, जिसके कारण उसको चोट नहीं लगती। गाड़ी का शॉकर लगाए जाते हैं, ये द्वितीय नियम पर काम करता है, ये सब, ठीक है। इसके बाद तृतीय नियम, अब कभी नाव में सवार किए होंगे, जैसे कि गंगा नदी में गए होंगे, तो नाव जब कोई सवारी जो चढ़ती है किनारा से, तो देखिएगा नाव क्या होता है, जैसे कि नाव से ज़मीन पर उतरते समय जब सवारी करके आप आएंगे नाव में, तो आपको जब किनारा पर उतरना होगा, तो जैसे ही उस पर चढ़िएगा तो नाव पीछे गिर हटेगा। जैसे आप किनारा पे जा रहे हैं, जैसे उतर करके छलांग मारे चल गए किनारा पे, तो वो नाव क्या होगा, पीछे भाग जाएगा एकदम नदी में। यानी जितना क्रिया आप आगे लगा रहे हैं उतना उसका प्रतिक्रिया जा रहा है, ठीक है, पीछे हो रहा है। तो ये हो गया आपका कुएं से पानी खींचते समय रस्सी का टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। आप लोग गौर करते होंगे, रॉकेट ज़मीन में जितना ताकत लगाता है नीचे की ओर, उतना ऊपर की ओर मारता है छलांग। देखते हैं रॉकेट, जेट, हवाई जेट, जहाज़, ये सब सीधा नाव का ज़मीन में हो गया, नाव का पीछे होना। अब बंदूक गोली छोड़ते समय देखिएगा जितना ताकत से लगाइएगा तब आगे जाएगा, नहीं तो ताकत नहीं लगाए तो खुदे लगता। यानी बंदूक को गोली छोड़ते समय बंदूक पीछे की ओर हो जाता है, ठीक है, हटना, पीछे की ओर हटना, ये होता है, ठीक है। अब आवेग है, नेक्स्ट है आवेग, यानी क्या होगा, बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहा जाता है इम्पल्स। देखिए आई बराबर क्या होता है, F इंटू टी होता है, ठीक है, F इंटू टी। फार्मूला बेस्ड याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यानी आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल, ठीक है, इसको डेल्टा कर देंगे, इसमें डिफरेंट भी होता है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे खिलाड़ी देखिएगा, खिलाड़ी जो है क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आते हुए गेंद को कैच करते समय हाथ के गेंद के वेग की दिशा में गतिमान करता है, ये आवेग के नियम पर काम करता है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ में प्रहार के ईंटों की पट्टी तोड़ना, जो हट्टों को पट्टी तोड़ता जो है, ये भी इम्पल्स है, ठीक है। गहराई, अधिक गहराई में कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग करता है। ऊंचे कूद, लंबी कूद के लिए कूदने के लिए होता है। ये सब आवेग पर। अब देखिए इस वजह से क्वेश्चन क्या पूछेगा, न्यूटन्स का प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर काम करता है, आप याद रखेंगे, वो विराम अवस्था में ही रहेगा, तो विराम अवस्था में एक समान गति से चल रहा है तो एक समान गति से ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय नियम यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, बस उतना ही याद रखना है। अब इसी में याद रखना है खिलाड़ी का। तृतीय नियम जेट का नियम, जो रॉकेट का, जितना क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, यानी तीसरा नियम में बस 3 पॉइंट याद रखना है। एक याद रखना है जड़त्व,
ठीक है। सेकेंड F बराबर एम ए, क्या होता है एम ए, मास इंटू एक्सीलेशन। तीसरा क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, जितना प्लस उतना माइनस। ठीक है, ठीक, एकदम ओके। तीन ही नियम याद रखेंगे, ज़रूरत का नियम, फिर मास इंटू एक्सीलेशन, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, इससे अब देखिए कैसे, अब नेक्स्ट पेज हम देखते हैं जो कि घर्षण है। ठीक है, घर्षण है जो कि हम देख रहे हैं, घर्षण यानी फ्रिक्शन। आप चलते हैं तो घर्षण लगता है। जैसे मुख्य कारण है कि वस्तु का सतह खुरदरा होना चाहिए, खुरदरा नहीं होगा तब गिर सकते हैं। विरोधी बल होता है जो दोनों सतह के बीच में अपेक्षित गति का विरोध करता है। आप जैसे कि देखिए इस पे घर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर चलते हैं, यानी हम लोग जो है किसके कारण चलते हैं, सब बताइए, घर्षण के कारण। ठीक है, इसके बाद सदैव गति वाले जो वस्तु है गति की दिशा के विपरीत होता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर, हमारा घर्षण पीछे, फ्रैक्शन फोर्स अपोजिट साइड। ठीक है, फोर्स के अपोजिट होता है। अब देखिए घर्षण जो है, इसमें हमारा घर्षण को कम करने की विधि है स्नेहक के प्रयोग करना, तेल ग्रीस ये सब का, जैसे आपको बाइक सब में देखते होंगे तेल का प्रयोग, ग्रीस का प्रयोग करता है। बॉल वायरिंग में देखिए ग्रीस का प्रयोग होता है, जिससे घर्षण चाप कम होगा तो वो कटेगा कम, तो ख़राब हो जाता है ना। साबुन का घोल का प्रयोग, पाउडर का प्रयोग, ये सब घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण का बल का उपयोग मनुष्य के सीधा खड़ा होने में, सड़क पर पहिया फिसले नहीं, इसके कारण घर्षण। तो इसमें आपसे पूछेगा क्या, घर्षण का प्रयोग कम करने का विधि पूछ सकता है, ये सब ऐसे जनरली नहीं पूछता है, सीधा समझ जाइए। इसके बाद कार्य यानी होता है F इंटू डी। ठीक है, F इंटू डी होता है वर्क। ठीक है, यानी फोर्स इंटू क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका न्यूटन मीटर, इसका न्यूटन होगा फोर्स का, और डी डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में ही कोई चीज़ दूरी होता है तो दूरी मीटर या किलोमीटर में, तो मीटर इसमें हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, इसे जूल भी कहते हैं, कार्य का ऐसा मात्रक जूल भी होता है। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या है, अदिश, इसमें धनात्मक कार्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कार्य तीनों प्रकार से हो सकता है ना। मान लीजिए कोई काम नहीं हो तो जीरो होगा। अब जैसे बल और विस्थापन लंबवत होगा तो उसका मतलब है कि देखिए बल और विस्थापन, इसमें जो लंबवत होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लंबवत होगा तो इसका वर्ग कितना होगा, जीरो होगा। अब देखिए ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब बल विस्थापन के विपरीत में होगा, यानी क्या होगा, बल विस्थापन का विपरीत होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा यहाँ पे। ठीक है, धनात्मक कब होगा, जो विस्थापन समांतर में होगा। जैसे देखिए विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एस मान लेते हैं, और इसका फोर्स। ठीक है, दोनों समांतर होगा तब क्या होगा, वहाँ पे उसका कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया, ये ऐसे पूछता नहीं है, सीधा F इंटू डी याद रखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब इसका फार्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन देगा तो याद रखना है। जब कोई वस्तु एक वृत्त पर चक्कर लगाती है तो कुल्ली सिर पर बोझ की प्लेटफॉर्म चलाते समय जब व्यक्ति अधिक बोझ लिए हुए अपने स्थान पर विस्थापित नहीं होता है, ये सब उतना सुनिए होगा। ऐसा अब सरल मशीन है, उत्तोलक, घिरनी, आनंद, ये सब है सरल मशीन। ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इसमें और मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है हम बताते चलते हैं, ये याद रखें, पावर शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, वर्क बाई टाइम होता है, यानी कार्य बटे समय। अब देखिए 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड में होता है कितना, 1 जूल। ठीक है, 1 वाट आवर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3600 जूल। 1 किलोवाट आवर, ये एकदम याद रखिएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये रेलवे, SSC सब में भी पूछता है। 1 अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। ठीक है, इसको भी एकदम याद रखना है, मुख्य रूप से ये पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा।
बीपीएससी में भी प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अब देखिए ऊर्जा यानी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। जितना आप कार्य करेंगे उस हिसाब से आपका उसमें क्षमता दिखाई देगा। किसी को कम क्षमता है तो कम काम करेगा, कम ऊर्जा लेगा। ऊर्जा आप जानते हैं अदिश राशि है, इसका मात्रक ऊर्जा का भी जूल क्या होता है, जूल, ठीक है। लेकिन शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर का वाट, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा हम पढ़ रहे थे, ऊर्जा दो प्रकार का, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का काम कहाँ होगा, स्थितिज ऊर्जा का काम कहाँ होगा, ये भी आपको ध्यान देना। गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होगा वो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए एकदम याद रखना, काइनेटिक एनर्जी, ये जो होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ये होगा। अब ये इसके बाद स्थितिज ऊर्जा है तो यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी योग से लिखते हैं। ये जो होता है आपका mgs करके होता है, ठीक है, mgs यानी चलिए लिखिए देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो हम पढ़ रहे हैं पहले गतिज ऊर्जा, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास तो जानते हैं एम वी से वेग, यानी अब गतिज ऊर्जा पवन चक्की को चलाने में काम आती है। और इसके बाद गतिज ऊर्जा का कारण देखिए, गति रहेगा तो बंदूक से गोली चलती है। अब बंदूक से जो गोली चलती है वो किसके कारण चलती है, ये जो है चलती है आपको गतिज ऊर्जा। अब आप देखिए स्थितिज ऊर्जा कहाँ होती है, तो उसकी विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप से संचित होती है, जमा होती है, आपेक्षिक होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा और घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा है। ये देखिए यहाँ है। अब आपसे एग्जाम्पल एक मोस्ट रूप से पूछता है, मान लीजिए एक बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद जो पानी को मतलब जो बाढ़ का पानी है उसको जमा करता है, वो क्या है, आपको स्थितिज ऊर्जा का काम करेगा। कौन ऊर्जा, जमा है तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। लेकिन वो रनिंग में नहीं ना है। मान लीजिए दोनों साइड बांध है और वर्ष मतलब नदी का पानी वहाँ पे जमा हो गया, वो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। या वर्षा का पानी, या देखिए घड़ी की चाबी, घड़ी का जो चाबी है ये भी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद तनी हुई स्प्रिंग, छाता में आप लोग देखते होंगे तनी हुई स्प्रिंग जो रहता है ये भी स्थितिज ऊर्जा है। कमानी का ऊर्जा, इसमें घड़ी का चाबी जो होगा वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, संचित है। तने हुए स्प्रिंग या कमानी का ऊर्जा ये सब स्थितिज ऊर्जा होगा। गुरुत्व बल देखिए लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgs, गुरुत्व बल विरोधी संचित ऊर्जा होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है हमारा, कुछ ऊर्जा का रूपांतरण एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये आपको पढ़ना ही होगा और इसको मोस्ट रूप से याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है, डायनेमो। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक में विद्युत मोटर। ध्वनि ऊर्जा से देखिए ध्वनि से विद्युत में जाएगा, तो आप देखते होंगे आवाज़ से यानी विद्युत में जा रहा है यानी माइक्रोफोन। इसके बाद देखिए विद्युत ऊर्जा से ध्वनि, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि में, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि में जाएगा तो क्या होगा, लाउड स्पीकर। विद्युत बल आप जानते होंगे, विद्युत ऊर्जा लगता है तब जाके प्रकाश निकलता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या उष्मा में विद्युत बल। सोलर, आप सोलर सेल जानते होंगे, सौर ऊर्जा में पहले चार्ज करो तब विद्युत ऊर्जा में बदलो। इसके बाद मोमबत्ती, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलना है, प्रकाशीय या उष्मा ऊर्जा में। वैद्युत हीटर, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। डायनेमो एकदम पूछता है, विद्युत मोटर भी लगभग पूछता है, लाउड स्पीकर 3 को 4 को कम से कम याद रखना। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे वो गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन इक्वल टू होता है आपका Gm1m2 और इसके बाद बट्टा में r², यानी दूरी का क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। यानी वस्तु के जैसे पृथ्वी
किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, मान लीजिए पृथ्वी है, किसी वस्तु को किसकी ओर खींचता है, केंद्र की ओर खींचता है, तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब गुरुत्व केंद्र की स्थिति ये सब उतना नहीं पूछता है, आपको समान छड़ वाले जो भी है ये सब छड़ का स्थिति मध्य बिंदु में वृत्ताकार का पटल केंद्र में है, वृत्ताकार डिस्क, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, सीधा याद रखिए गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला। और जी का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। अब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो देखिए जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर क्या होगा, जी का मान, यहाँ पे जी का मान जो होगा, जो पृथ्वी का जी का मान का 6/1/6 होता है। क्या होता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6, मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसके 1/6। ठीक है, ये होगा। तो चंद्रमा पर ये गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ठीक है। अब ये भी याद रखना है, ये भी पूछता है गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का वैल्यू क्या होता है, लगभग हम लोग 10 कहते हैं लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं पृथ्वी तल पर नीचे की ओर जाने पर, यानी जैसे जी का मान आपसे पूछेगा, जी का मान पृथ्वी तल पर नीचे जाने पर क्या होगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पर, मान लीजिए पृथ्वी है तो इसका केंद्र है, तो केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो आप लोग जानते होंगे कहाँ पे होता है, ध्रुव पर। कहाँ पे होता है, ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है। समझ गए, आप लोग याद रखिएगा, जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुव पर। और जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, आप लोग जानते होंगे, एकदम बीचों बीच जो गुजरती है रेखा उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, यहाँ पे जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होता है। ठीक है, मिनिमम होता है। तो जी का मान न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पे, अधिकतम होगा जी का मान कहाँ होगा, मैक्सिमम पोल पे यानी ध्रुव पर। ठीक है, तो समझ गए, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुव पर क्या होगा। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर। याद रखिएगा, ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है जी का मान। जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जी का वैल्यू घटता है, तो केंद्र पर जब होता है तो जी का मान न्यूनतम होता है। समझ गए, यानी 0 होता है। ठीक है। केंद्र पर क्या होता है, लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का इसमें जो है सो प्रभाव क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें इतना ये सब पूछेगा आपसे, कौन सा बता रहे हैं, इसमें प्रभाव होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। कौन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट की स्थिति, पिंड का भार। आप बताइए, जब आप लिफ्ट में चढ़ते होंगे, लिफ्ट में जब चढ़ते हैं, यहाँ पे मान लीजिए भोलू चढ़ गया और लिफ्ट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, यहाँ पे पहुँचता है, तो इसमें भार क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। और बताइए, जब लिफ्ट है ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, डायरेक्ट खसक के आ गया नीचे, तो नीचे आने पर क्या होता है, भार। बताइए, भार जो है उसमें नहीं होता है। ठीक है। जब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, आपका सब एग्जाम्पल है, तो उसमें भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर से नीचे आइएगा ना तो उसमें भार उतना नहीं रहता है, तो घटा हुआ प्रतीत होता है। तो बढ़ा हुआ घटा हुआ याद रखना। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ रहेगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो लिफ्ट का भार घटा हुआ रहेगा, दोनों याद रखना है। बस ये क्वेश्चन पूछता है। अब जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति से करती है
तो लिफ्ट का स्थिति पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ऊपर नीचे एक समान गति से करे तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद पहाड़ पर चढ़ते समय यात्री सदैव आगे की ओर झुकते हैं, क्यों बताइए? ऐसा करने से यात्री का गुरुत्व केंद्र उसके पाँव के बीच होकर गुजरता है, जिसके कारण अब अधिक संतुलन स्थायित्व प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर सरल लोलक यानी आवर्तकाल बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी से जब आप चंद्रमा पर जाएंगे ना, तो आपका सरल लोलक जो टाइम पीरियड है आवर्तकाल वो बढ़ जाएगा। और क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय मान घट जाता है, वहाँ जाने पर क्या होता है, गुरुत्वीय मान घट जाता है। आप पढ़े होंगे कि कितना त्वरण हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो घट ही गया ना। तो अब देखिए इसके बाद अब हम चलेंगे पृथ्वी के घूर्णन की गति, जी का मान कम होता है। जैसे पृथ्वी रोटेट करेगा ना, ये रोटेट किया तो क्या होगा, गति करने पर जी का मान कम हो जाता है। घूर्णन गति घटने पर जी का मान, अब जब से कम गति हो जाएगा तो उसका गति जो है जी का मान कमेगा, नहीं सॉरी, यानी घूर्णन का गति कम होगा, कम होने पर क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कमता है। ठीक है। इसके बाद देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमना बंद कर दे तो ध्रुव के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान क्या हो, अधिक होगा। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुव पर कम होगी, इसमें अपोजिट है। अब देखिए उपग्रह है, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, सौर ग्रह में जो है सो उपग्रह ग्रह यानी ग्रह के चारों ओर, यानी उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह। मान लीजिए ग्रह है, ग्रह आप लोग जानते होंगे 8 प्रकार का ग्रह है। इसके चारों ओर जो परिक्रमा करता है पिंड, इसके चारों ओर जो परिक्रमा करता है पिंड, उस ग्रह को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अब जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि इनसैट पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है। आप लोग जानते होंगे चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। आप लोग जानते होंगे, जैसे ये पढ़े होंगे, जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार का जो ग्रह है, 8 ग्रह है, जिसमें आपको पढ़े क्या, यहाँ पे है चंद्रमा, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है। ठीक है। चंद्रमा, मंगल का 2 गो है, प्रोबोस डेवोस। उसी तरह से बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। अब इनसैट कृत्रिम उपग्रह है जो बनाया गया है पृथ्वी का। अब देखिए इस पर त्रिज्या पर निर्भर करता है, उपग्रह किसी कक्षे में घूमेगा तो किस पर निर्भर करेगा, त्रिज्या पर। अब हम देखते हैं, अब पृथ्वी के तल पर अति निकट चक्कर लगाने पर उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने पर उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट। ये सब उतना नहीं पूछता है, जो पूछेगा वो हम बता दे रहे हैं। साउंडिंग रॉकेट ये सब भी नहीं पूछता है। अब देखिए हाँ ये पूछेगा, पृथ्वी ये जो है आपका, ये पूछता है आपसे, जो क्या बोलते हैं इसको, वो अस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। ये पूछेगा, वो अस्थायी उपग्रह की लंबाई लगभग कितना है, 36,000। परिक्रमण काल पृथ्वी का 24 घंटा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसमें और नहीं पूछेगा, पलायन वेग याद रखिए। हाँ पलायन वेग याद रखिएगा, पलायन वेग आपसे पूछेगा कौन सा, ये पलायन वेग जो है एक्सेप्ट वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग होता है जो पिंड के पृथ्वी सतह पर कहाँ ले जाती है, तो ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को जब पार कर जाता है ना, तो उसी को वापस नहीं आएगा, फेंकने के बाद वापस नहीं आता है, तो उसी को बोलते हैं पलायन। अब देखिए पृथ्वी तल पर कितना होता है एक्सेप्ट वेलोसिटी,
वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए चंद्रमा पर पूछेगा तब, चंद्रमा पर जो जो मून में होता है एस्केप वेलोसिटी जो होगा वो होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है। तरंग, तरंग दो प्रकार का है, ये अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य तरंग जैसे समझिएगा, यानी जो कणों का कंपन होगा उसी के अनुदिश में होगा, और अनुप्रस्थ तरंग जो होगा दिशा के कंपन करने की दिशा के लंबवत होगा। ठीक है, यानी ये कण के कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी समांतर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अनुदैर्घ्य में ये समांतर होगा और अनुप्रस्थ में क्या होगा, एकदम लंबवत होगा। ठीक है, लंबवत कहने का मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री। अब देखिए ये भी अनुप्रस्थ। अब जैसे कि पानी के सतह ये था, इसमें पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ये पूछता है ध्वनि तरंग क्या है, वो तो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ध्वनि किसका तरंग है, यहाँ देखिए ये पूछता है ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, और प्रकाश, प्रकाश को आप लोग जानते होंगे, प्रकाश एक ही दिशा में गुजरती है। ठीक है, जब देखिएगा सूर्य का प्रकाश जब आती है तो सीधा एकदम फोकस आँख पे होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। अनुप्रस्थ तरंग है, लंबवत है ना, 90 डिग्री पर फोकस करता होगा, आप लोग चेक करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग को मज़ा आ गया होगा, सीधा पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करना है, लेकिन एंजॉय करने का टाइम नहीं है, क्योंकि एंजॉय करिएगा फिर पढ़ाई से दूर जाइएगा। इसीलिए सिर्फ क्लास करिए, क्लास करने के बाद आराम से अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है, मोबाइल नहीं ज़्यादा चलाना है, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती है, सफलता के लिए खून पसीना एक करना होता है। समझ गए, कोई सोया हुआ है और कोई जो है सो पढ़ रहा है, ये याद रखिएगा, जब पूरा संसार सोया है उस टाइम में आप पढ़ रहे हैं, समझ जाइए कि आप उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना होगा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, आप लोग ये जानते होंगे कि इसमें कौन होता है, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसमें कैथोड किरण, कैनाल, अल्फा, बीटा तरंग, ये सब जो होता है प्रासव तरंग, विद्युतीय चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब इसमें देखिए याद कौन सा रखना है, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग है तो इसमें 3 प्रकार का है। ठीक है, कौन कौन है आप लोग बता सकते हैं, एक श्रव्य तरंग, एक अपश्रव्य तरंग, एक प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, अपश्रव्य तरंग क्या कहता है, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 के लिख दिए, ये होगा अवश्रव, श्रव्य तरंग, ऑडिएबल वेव, ये होगा अवश्रव, 20 से कम, 20 के से कम होगा। ठीक है, ये जिसको हमारा कान नहीं सुन सकता है। देखिए एक बार फिर से बोलते हैं, ध्वनि तरंग 20 से 20,000 के बीच में होगा तो ये होगा ध्वनि तरंग। श्रव्य तरंग, इसको हमारा कान सुन सकता है। ठीक है, इसमें सोनार भी हो गया, सोनार एक अलग विधि है, ये पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखिए पहला समझ गए, श्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो हमारा कान सुन सकता है। अब श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे होगा जो हमारा कान नहीं सुन सकता है। पराश्रव्य तरंग ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा। ठीक है, ये हमारा कान तो और भी नहीं सुन सकता है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है। देखिए इसमें श्रव्य है, सुन सकते हैं, तो यानी हम लोग हैं, मानव को। अब श्रव्य है जो नहीं सुन सकता, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मतलब 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि पर सुन सकता है, तो कुत्ता बिल्ली तो सुन लेता है, लेकिन हमारा कान नहीं सुन सकता है। पराश्रव्य तरंग एकदम याद रखना है, ये भी है आपको चमगादड़ एकदम पूछता है। देखिए तो इसमें क्या क्या है, पराश्रव्य तरंग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई, कीमती कपड़ा, वायुयान, सबसे ज़्यादा साउंड और मतलब जो है सो मतलब क्रिएट करता है। देखते हैं
ये वायुवान, घड़ी, पुर्जा, कल कारखाना, दूध के अंदर जीवाणु, गठिया रोग, मस्तिष्क का और ये सब जो है पता लगाने में जो है पराशरव तरंग, चमगादड़ का, इस सब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब है इसके बाद ध्वनि का चाल। तो ध्वनि का चाल ये याद रखिएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है। ताप बढ़ेगा, आप देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल यानी साउंड वेव जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आर्द्रता बढ़ेगा यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो बताइए ध्वनि का चाल भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यानी कि उस हवा की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल जाती है तो ध्वनि का चाल, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। और ध्वनि का तारक आप देखिए, तारक यानी पिच। तो अब ऐसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोग पढ़े होंगे, ध्वनि का चाल जो है। ठीक है, तो इसमें जो है सो पिच जो भी होगा वो आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है क्या, पिच। यानी जिसका देखिएगा महिला सबका आप देखते होंगे, किसी का आवाज़ कितना मधुर होता है, कोई तारक के कारण, ध्वनि का पिच के कारण। ठीक है, अब देखिए वो भी होगा, आगे हम बता रहे हैं प्रतिध्वनि। आप लोग जानते हो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच का दूरी 17 मीटर। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। कान का ध्वनि को प्रभाव 1/10 सेकेंड। जब हम बोलते हैं ना तो हमारा कान कितना देर तक सुनता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है कान में। ठीक है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है। अब बताइए, दिन की अपेक्षा दिन में थोड़ा सा कम सुनाई देता है, रात में थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। ये किसके कारण, अपवर्तन। ठीक है, चंद्रमा को वायुमंडल नहीं है, प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। अब देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल बल प्रतिबल कहलाता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारा होता है प्रतिबल, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है यानी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। किसी वस्तु का एकांक आकार, उसके परिवर्तन, वस्तु की विकृति होता है स्ट्रेन। ठीक है, आकार में परिवर्तन होगा तो स्ट्रेन कहलाएगा, विकृति कहलाएगा। अब मैक सिद्धांत, तो मैक एक याद रखना होगा, ये याद रखना होगा। देखिए कैसे याद रखना होगा, वायु में जो है ध्वनि की चाल कितना होता है, वायु में ध्वनि की चाल देखिए 332। इसके बाद देखिए आपको एल्कोहल में 1213, जल में 1498, लोहा में 5130, समुद्री में जल में 1533, पारा में 1450, कांच में 5640। ठीक है, ये ध्वनि की चाल है। तो सबसे अधिक इसमें हो गया लोहा में। लोहा को देखिएगा जितना जोर से पीटिएगा उतना आवाज़ निकलेगा। अब देखिए दाब है अगले। इसके बाद हम लोग दाब देख लेते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। यानी प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ऐसे यूनिट, या पास्कल भी बोलते हैं। दाब कैसे यूनिट, पास्कल। ये दाब क्या है, एक अदिश राशि। द्रवों में दाब का सूत्र होता है HDH। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी ये सब पास्कल का नियम है। अब देखिए गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन सभी द्रव का क्वथनांक बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ने पर दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए अगला है, नेक्स्ट है प्रत्यस्थात गुणांक। प्रत्यस्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये प्रत्यस्थता गुणांक होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा हुक का नियम भी कहते हैं इसको, प्रत्यस्थता गुणांक। अब ये विकृति और प्रतिबल अनुदैर्घ्य हो तो प्रत्यस्थता गुणांक, यानी प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक होता है आपका पास्कल सेकेंड। आपको याद क्या रखना है, ये देखिए दाब याद हो गया।
इसके बाद वायुमंडल दाब का कम सब पूछता है आपसे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम होता है, तो जिसका कारण क्या है आप जानते हो। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, यानी जब हम ऊपर जाते हैं तो, ठीक है, यह होता है। अब इसके बाद देखिए पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब नहीं है तो खाना बनाना तो कठिन होगा ही। वायुयान बैठे फाउंटेन पेन स्याही रिस जाती है, पक जाते हैं तब। नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण से भोजन जल्दी पक जाता है। देखिएगा नमक का मिला हुआ पानी कम रहेगा ना तो भोजन क्वथनांक कम होने के कारण जल्दी पकता है। नाक से खून निकलने लगता है, जब आप बढ़ जाएंगे वायुमंडलीय दाब नहीं है तो खून आएगा, रक्त नालिका फटने का डर हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण वायुमंडलीय वायु की मात्रा कम होता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होता है। अब देखिए बैरोमीटर के पाठ्यांक पर एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, जैसे देखिए अचानक ताप प्रेशर जो है बैरोमीटर पाठ्यांक जो है गिर जाएगा, वायुमंडलीय ताप अचानक गिर जा रहा है तो आंधी आ जाएगा तुरंत। बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे जब नीचे गिरता है, धीरे धीरे देखिएगा ना एकदम मौसम बना रहा है तो समझिए वर्षा होने की संभावना। इसके बाद देखिए क्या है, बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा, इसमें से एक आध पूछ सकता है। अब हमारा है नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इतना तक हम लोग देखते हैं, इसके बाद ख़त्म नहीं है, अभी और बाकी है, तो प्लवन के नियम से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जय हिंद।